एक बंजर जमीन की जगह जब अपना बना हुआ घर नजर आता है तो उसकी क्या खुशी होती है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। इसी तरह जब एक बिजनेस आइडिया दिमाग से बाहर निकलकर बढ़ते बढ़ते एमवीपी के पड़ाव पर पहुंच जाता है तो उसकी भी अलग ही खुशी होती है। मगर ठहरिए, ये स्टेप एक पड़ाव भर है दोस्तों, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। मैं हूं प्रतीक्षा, स्वागत है आपका स्टार्टअप की पाठशाला में। इतनी जी तोड़ कोशिश के बाद इस समय आपका बिजनेस जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, वहां जरूरत है अब थोड़ा ठहर कर इवैल्यूएट करने की, ताकि ये फैसला कर सकें कि क्या हम उसी ट्रैक पर हैं जो हमने प्लान किया था, कहीं हम भटक तो नहीं रहे। तो आइए जरा चलते हैं फिर रिकैप पर। जर्नी शुरू हुई थी 100 में से एक बिजनेस आइडिया को चुनने से, उसे ठोक बजाकर देखने से। आइडिया क्लियर होने के बाद हमने चुना अपना को फाउंडर, जो कंपनी की जर्नी में देगा आपका साथ। को फाउंडर के साथ मिलकर हम पहुंचे पता करने मार्केट फिट के बारे में, यानी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की बाजार में डिमांड है या नहीं। मार्केट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बारी आई आइडिया पर शुरुआती काम करने की, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, एमवीपी तैयार करना, मार्केट रिसर्च वगैरह वगैरह। और इन कामों के लिए जरूरत पड़ी पैसे की, जो हमने जुटाए प्री सीड फंडिंग से। और इस तरह काम करते करते हमने तैयार कर लिया एमवीपी। फिर आखिरी एपिसोड में हमने सीखा शुरुआती कस्टमर्स को कैसे लाया जाए, यानी वो कस्टमर जो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देंगे। और अब बारी है एक सक्सेसफुल एमवीपी को पूरे जोर शोर से उसके फाइनल डेस्टिनेशन यानी उस मुकाम तक पहुंचाने की, जो सोचकर हमने बिजनेस शुरू किया था। अगला स्टेप होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीम हायरिंग, ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क, रिसर्च, एक्सपेंशन जैसी कई और तमाम चीजें। और इसके लिए अगेन चाहिए होगा ढेर सारा पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे ये तय करें कि अब कंपनी फंडिंग के लिए तैयार है, अगर तैयार है तो फंडिंग के लिए जाना किसके पास है, और जाने से पहले क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा के शब्दों में कहें तो आपको बाहर से पैसे जुटाने के बारे में तभी सोचना चाहिए जब आपको तत्काल जरूरत हो, उसके स्पेंडिंग का प्लान आपके पास हो। सिर्फ पैसे लेकर बैंक में रखने के लिए फंडिंग नहीं जुटानी चाहिए। मैंने कंपनी 2001 में शुरू की थी और पहली फंडिंग जुटाई 2007 में। तब तक मैंने अपने ही पैसों से बिजनेस चलाया। मुझे पैसे की तब जरूरत महसूस हुई जब मुझे लगा कि अब और प्लेटफॉर्म शुरू करने चाहिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटर मेरा बिजनेस मॉडल समझने लगे थे और एक्सपैंड कर रहे थे, इसलिए कंपटीशन में रहने के लिए मुझे आगे का फैसला करना ही था। अभी आपकी कंपनी जिस स्टेज पर है, वहां आपकी जरूरत बहुत हद तक कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर ही आएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जो हमें मार्केट में बड़े स्केल पर अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने के लिए चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं आपको कैमरा बेचना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए होंगे, लॉजिस्टिक पार्टनर्स वगैरह वगैरह। अगर कोई ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो कुछ चीजों का लाइसेंस लेना होगा, लीगल टीम रखनी होगी, प्लेटफॉर्म सेट करना होगा। ये सभी रिक्वायरमेंट बिजनेस बढ़ाने में काम आने वाली है, इसलिए इनका स्केल भी काफी बड़ा होगा और इसलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा होगी और ये जरूरत पूरी होगी बड़े जेब वाले इन्वेस्टर्स से। इस लेवल पर जुटाई जाने वाली फंडिंग को अक्सर सीड फंडिंग कहा जाता है। इस फंड का इस्तेमाल कोर टीम को जुटाने, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन और कमाई के जरिए तलाशने में होता है। ये वो हिस्सा होगा जहां आप अपनी पहली बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच अपनी कंपनी को लेकर जाएंगे। इससे पहले हमने दोस्तों, संबंधी, पर्सनल सेविंग के जरिए प्री सीड फंडिंग जुटाई, मगर अब हमारी जरूरत ज्यादा है, इसलिए हम एंजल इन्वेस्टर्स, माइक्रो वीसी या फिर वीसी एक्सेलरेटर या इंक्यूबेटर्स का रुख कर सकते हैं। फंडिंग जुटाने के भी कई तरीके हैं, इक्विटी फंडिंग उनमें से एक है। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर कहते हैं कि इक्विटी फंडिंग सबसे महंगा तरीका होता है, क्योंकि ये आपसे फंडिंग के बदले में कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मांगता है। इतनी शुरुआती स्टेज में स्टेक बांटते जाना आगे का रास्ता मुश्किल कर सकता है, इसलिए पहले कोशिश करें कि दोस्त, करीबी लोगों से या फिर बैंक से ही लोन लें। इस तरह आपकी इक्विटी सुरक्षित रहेगी। अगर यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे तो आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, लेकिन उनके सामने जाने के पहले आपको तैयारी करनी होगी पूरी तरह, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर इन्वेस्टर्स की बिरादरी में अपना अच्छा नाम बनाना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ उनके बीच जाना होगा। घबराइए नहीं, हम हैं आपकी मदद के लिए। आइए जानते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास जाने से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। इस स्टेज पर फंडिंग मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए आपके पास कुछ ठोस फाइनेंशियल डेटा नहीं होता। हाँ, अगर आपने पहले कुछ सक्सेसफुल वेंचर्स बनाए हैं तो उनके दम पर आपको फंडिंग मिलने में आसानी जरूर हो सकती है।
यूनिक आर्ट्स के फाउंडर नितिन गुप्ता ने जब यूनी शुरू किया तो बिना MVP के ही उन्हें $18 मिलियन की फंडिंग मिल गई। सुनकर आपको लग सकता है कि अरे वाह, बिना MVP के भी काम हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। नितिन इससे पहले भी पेयू के फाउंडर रह चुके हैं और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO रहते हुए अपने आप को साबित कर चुके हैं। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन्वेस्टर्स को भरोसा था कि नितिन कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर ये आपका पहला स्टार्टअप है तो MVP के कस्टमर्स और उनसे मिले फीडबैक का डेटा तैयार रखें। इन्वेस्टर ये जानना चाहेंगे कि आपके आगे का प्लान क्या है, आपने किस हिसाब से आगे बढ़ने की तैयारी कर रखी है, और ये बताने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बढ़िया सा कारगर बिजनेस मॉडल। इस समय निवेशक अपनी पूंजी के बदले अगले 5 साल में 15 से 20 गुना रिटर्न देख रहे होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स आपको चेक लिखने से पहले वो ये 100% तय करेंगे कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उनको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ही। इसलिए एक ग्रोथ रोड मैप भी आप तैयार जरूर रखें। इसके अलावा अगर आपकी फाउंडिंग टीम तैयार हो तो क्या कहने, अगर नहीं है तो आपके पास हायरिंग का पूरा प्लान तैयार होना चाहिए ताकि आप दिखा सकें कि आप किन और कितने लोगों को हायर करना चाहते हैं। मगर बेहतर ये होगा कि सीड फंडिंग के लिए जाने से पहले आप अपनी फंडिंग टीम तैयार कर लें। दरअसल इससे इन्वेस्टर्स के पास आपके बिजनेस को लेकर अच्छी इमेज बनती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा कि आपकी कंपनी के CTO ने अपने लाखों करोड़ों के पैकेज को छोड़कर आपकी कंपनी ज्वाइन की है। इससे इन्वेस्टर्स में मैसेज जाएगा कि उसने पैसों के लिए नहीं बल्कि आपके बिजनेस आइडिया पर भरोसा करके आपको ज्वाइन किया है, जिससे आपके बिजनेस पर उनका भी भरोसा थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के प्रतीक पोद्दार कहते हैं, एक बार जब आपने ये तय कर लिया कि हाँ मुझे फंडिंग चाहिए, तो उसके बाद अगला कदम होता है कि कितनी रकम चाहिए। दूसरा, आप जिस फील्ड में हैं उस क्षेत्र की कंपनी के लिए कौन सा निवेशक सही रहेगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी फंडिंग की जरूरत बहुत बड़ी नहीं है तो एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। उसे थोड़ी ज्यादा रकम चाहिए तो माइक्रो VC का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अगर अच्छी खासी रकम चाहिए तो VC के पास जाना बढ़िया रहता है। लेकिन इनमें से किसी के भी पास जाने के पहले इन्वेस्टर के निवेश का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको चेक करना होता है कि इसने आपकी फील्ड में अभी तक निवेश किया है या नहीं। हमें यह भी समझना होगा कि हर इन्वेस्टर हमारे लिए नहीं बना है। VR इंडस्ट्री की कंपनी वीरो मीडिया के CEO डैनी मून कहते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढे जिसने पब्लिकली आपके डोमेन में इंटरेस्ट दिखाया हो। जिन इन्वेस्टर्स को लगता था कि VR टेक्नोलॉजी का समय नहीं आया है, उनसे हमें हमेशा ना ही सुनने को मिला। ऐसे लोगों के सामने आपका 80% टाइम अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड करने में ही चला जाएगा, और आपकी पिच कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आपको आखिर में निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए ये जरूर तय करें कि उस इन्वेस्टर का आपके फील्ड में इंटरेस्ट कितना है। सीड फंडिंग आपके बिजनेस के लिए कई मायनों में भविष्य का रोड मैप तय करती है। पहला, इससे आपकी कंपनी का वैल्यूएशन तय होता है, और दूसरा, आप आगे की बड़ी फंडिंग A और B जैसी सीरीज के लिए तैयार हो पाते हैं। इसलिए अपनी पहली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये तो था इस बार का एपिसोड। अब बारी आती है इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन की, यानी पिचिंग की। अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में बसे रमे हैं तो आपको बखूबी मालूम होगा कि पिचिंग का क्या रोल है। अगले एपिसोड और इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। जुड़े रहिए हमारे साथ स्टार्टअप की पाठशाला में। शुक्रिया।